गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आज जीव विज्ञान का बायो का एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके रोशन, धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो बायोलॉजी का एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो हर जगह एग्ज़ाम में उसको पूछा जाता है। प्री में पूछा जाता है, मेन से पूछा जाता है, व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। अलग अलग साइंस रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि फॉरेस्ट विभाग का, उस समय पूछा जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, नाम उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले मैं ऐप में बहुत सारा क्लास पढ़ा चुका हूँ, पटेल सर क्लासेस ऐप में। और अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट रहा और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, आप लोगों को चाहिए, तो आने वाले टाइम में वो क्लास भी कुछ उपलब्ध कराऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इतने दिनों बाद सर आपको दे चलिए ठीक है बस ठीक। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, नाम उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, देखिए। अच्छा, टॉपिक का पहले मैं नाम लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, CONTROL, कंट्रोल एंड COORDI, COORDINATION, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सवाल उठता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को सुनते चलिएगा और मेरे एक एक बात को डाइजेस्ट करते चलिएगा। यकीन मानिए सारा समझ में आते जाएगा। और अभी कंटिन्यू रहूँगा मैं यूट्यूब में, तो आप लोग लगातार इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सभी लोग का मैसेज देखूँगा मैं। रोशन यादव, लव यू मेरे भाई चलिए, तो टॉपिक का नाम है, बिल्कुल आप लोग कमेंट देखते रहूँगा, बीच बीच में पढ़ाना भी स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम, वरना ऐप वाले मेरे को बकना स्टार्ट कर देंगे। तो टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। देखें, सवाल उठता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, है ना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा? अगर ऊपर वाला, अगर हमारे शरीर में इस सिस्टम को नहीं बनाया होता, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को नहीं बनाया होता, तो हमारा क्या बिगाड़ देता, है ना। सवाल उठता है कि अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पार्ट अगर हमारे बॉडी में नहीं रहता, तो हमारा क्या बिगड़ जाता, या इसके रहने से हमको क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत पड़ा इसको बनाने का। इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो इसको जानने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझिएगा, सुनिएगा। याद रखिए, जो हमारा बॉडी है ना, जो हमारा शरीर है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। चूँकि लाइव क्लास है तो मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ ताकि आपका थीम क्लियर होता चले। तो मैं क्या बोला, जो हमारा शरीर है, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, है ना। ठीक, जो हमारा शरीर होता है बच्चों, जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा शरीर होता है, वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है। बड़ा ध्यान समझना, अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है, अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और याद रखें आप, हर एक ऑर्गन का, हर एक अंग का अपना एक अलग काम होता है बच्चों, है ना। हर एक ऑर्गन का अपना अलग काम होता है। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे। टॉपिक का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। सवाल उठता है, इस टॉपिक का ज़रूरत क्यों पड़ा, या यूँ कहें कि इस सिस्टम का ज़रूरत हमारे बॉडी में क्यों पड़ा। अगर ये सिस्टम नहीं रहता तो हमको क्या नुकसान हो सकता था, इसी सवाल का जवाब देना है। तो याद रखें आप, जो हमारा शरीर होता है ना, वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। और याद रखें, हर एक ऑर्गन का अपना अलग काम होता है। क्या बोला मैं? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है, अलग अलग ऑर्गन से बना होता है। और हर एक ऑर्गन का, हर एक अंग का अपना विशिष्ट काम होता है बच्चों, अपना विशिष्ट काम होता है, अपना विशिष्ट कार्य होता है। बोले तो हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हाथ का अलग काम है,
पैर का अलग काम है। वैसे ही लंग्स बोले तो फेफड़ा, इसका अपना अलग काम है। हार्ट जिसको दिल बोला जाता है उसका अपना अलग काम है। आरबीसी का अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है। तो याद रखें अलग अलग ऑर्गन का अपना अलग काम होता है। इसके बाद भी अलग अलग काम होने के बाद भी अलग अलग काम होने के बाद भी सभी अंग, सभी ऑर्गन, सभी अंग आपस में मिलकर काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं बच्चों, मिलजुल कर कार्य करते हैं। और याद रखें आप, ये सभी ऑर्गन जब मिलजुल के काम करते हैं ना, तो सभी आप कोई ना कोई तो होगा जिसकी वजह से जो इसको कंट्रोल करता होगा, कोई ना कोई सिस्टम तो हमारे बॉडी में होगा जो सभी ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करके काम कराता होगा, और वही सिस्टम का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो याद रखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो शरीर होता है बच्चों, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, और हर एक ऑर्गन का अपना अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बाद भी सभी ऑर्गन आपस में मिलजुल करके किसी भी काम को अंजाम देते हैं जी, मिल करके किसी भी काम को अंजाम देते हैं। और जब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई ना कोई सिस्टम तो हमारे बॉडी में होगा जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्गन आपस में मिलजुल करके काम करते होंगे। उसी सिस्टम का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूं, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। मान के चलो आप इधर देखिए, आप मेरा पैर का अपना अलग काम है, हाथ का अपना अलग काम है, लंग्स का अपना अलग काम है, आरबीसी का अपना अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग काम है। इसके बाद भी सारे ऑर्गन आपस में मिलजुल कर किसी काम को अंजाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपको रनिंग करना है, दौड़ना है, समझना, रनिंग करना है, दौड़ना है। तो बताइए, रनिंग करने का काम, दौड़ने का काम मान किसका होता है? मेनली पैर का होता है। पैर मेन काम करता है रनिंग करने का, बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद भी पैर के साथ बहुत सारे ऑर्गन उसको हेल्प करने के लिए आते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको रनिंग करना है ना, तो आप हाथ सीधा करके नहीं भाग सकते भाग सकते हो क्या? कभी नहीं भाग सकते, ठीक है ना? तो आपको रिदम बनाने के लिए, अपनी लय को बनाने के लिए, स्पीड को बनाने के लिए हाथ को कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हिलाना पड़ेगा हाथ को, ठीक है? तो आप देखो ध्यान से, आप रनिंग करना, दौड़ना किसका काम था? पैर का काम था। तो पैर को हेल्प करने के लिए कौन आ गया? हाथ। जबकि हाथ का अपना अलग काम है, लेकिन हेल्प करने के लिए कौन आ गया? हाथ आ गया। अब मान के चलो पैर को मनाना पड़ता, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नामक कोई सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं होता, कोई चीज नहीं होता, तो फिर होता क्या? तो पैर सब ऑर्गन को मनाता। कैसे? पैर पहले हाथ को मनाता कि भाई ऐसे ऐसे कर ताकि मैं भाग सकूं। अब मान के चलो कि पैर हाथ को मना भी लिया तो फेफड़ा नाराज होकर बैठ गया। अब लंग्स कहेगा कि मैं जोर जोर से सांस लूंगा ही नहीं, ब्रीदिंग ही नहीं करूंगा अगर लंग्स जो है, जो फेफड़ा है, जोर जोर से सांस नहीं लेगा, नहीं छोड़ेगा, तो क्या हम रनिंग कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो बताइए, अब पैर को किसको बनाना पड़ेगा? हमारे लंग्स को बनाना पड़ेगा, फेफड़ा को बनाना पड़ेगा। अब चलिए किसी तरीके से हमारा फेफड़ा तो मान गया, अब दिल कोने में नाराज होकर के बैठ गया बोलेगा मैं जल्दी जल्दी हार्ट बीट करूंगा ही नहीं, जल्दी जल्दी धड़कूंगा ही नहीं। और जब तक दिल में, जब तक हार्ट बीट नहीं होगा, ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, तब तक हम रनिंग नहीं कर पाएंगे। तब पैर को किसको मनाना पड़ेगा? पहले हाथ को मनाया, फिर फेफड़ा को मनाया, फिर हार्ट को मनाया। अब इस तरीके से हाथ भी मान चुका है, आपका लंग्स भी मान चुका है, हार्ट भी मान चुका है। अब बताइए हम लोग रनिंग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोने में नाराज होकर बैठ गया, मैं छुट्टी पे रहूंगा बोलेगा। बात समझ में आया? मैं पावर हाउस की तरह काम ही नहीं करूंगा जी, मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही नहीं करूंगा, एनर्जी रिलीज ही नहीं करूंगा। और जब तक माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगा, ऊर्जा मुक्त नहीं होगा। और जब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो पैर दौड़ ही नहीं पाएगा। मतलब ये हुआ कि पैर को भागने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए हाथ को, लंग्स को, हार्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया सबको मनाना पड़ेगा, सबको मनाना पड़ेगा। तो सभी को मनाने का काम, आपस में मिला जुला के करने का काम कौन करता है बोलो तो? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ता है। या यूँ कहें कि अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नामक
सिस्टम अगर हमारे बॉडी में नहीं होता तो भगवान क्या बिगाड़ लेता? भाई सब कुछ बिगाड़ लेता है। बात समझ रहा है? ठीक, अब खैर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। याद रखें आप, अगले नंबर के पेज बता रहा हूँ, बात को समझिएगा। जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल, CO लिख दिया मैं कंट्रोल, एंड COO लिख दिया मतलब कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ना, हमारे सभी ऑर्गन को मिला जुला करके कोऑर्डिनेट करा करके काम जो कराने का सिस्टम है, वो हमारे बॉडी में दो लोग हैं, दो सिस्टम है। दो सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन को, यहाँ तक कि सेल तक के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सवाल उठता है दो सिस्टम कौन कौन से हैं? तो बच्चों एक का नाम है NERVOUS नर्वस, SYS TEM, है ना, नर्वस सिस्टम। हिंदी बोला जाता है तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, चंद्रिका मत लिख देना भाई। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। और दूसरे वाला का नाम है, सेकेंड वाला का नाम है एंडोक्राइन, ENDO, एंडो CRIN, एंडोक्राइन SYS TEM। हिंदी बोलते हैं बच्चों अंतःस्रावी तंत्र। तो याद रखें, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे बॉडी में दो सिस्टम मिलकर के करते हैं बच्चों। एक का नाम है नर्वस सिस्टम और एक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। आपके दिमाग में फिर डाउट जा रहा होगा कि दो दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ा? हर जगह तो एक एक सिस्टम था, एक ही सिस्टम मिलकर के पूरे बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं किया? एक ही सिस्टम मिलकर के पूरे बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं किया? याद रखना, किसी भी टॉपिक को ना डाइजेस्ट करने के लिए सोचो आप। आपसे सब्जेक्ट बात करने लगे बच्चों, इस तरीके से आप पढ़िए, इस हद तक उस टॉपिक को फील करिए, एनालिसिस करिए, इतने बार रिमाइंड करिए ना कि वो टॉपिक लेगी आपके लिए ही बनाया गया, फिर सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। तो बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना है आपको। तो मैं क्या बोला कि दो दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ा, एक सिस्टम से काम क्यों नहीं चला? तो याद रखें, इसका जवाब है जो नर्वस सिस्टम होता है ना बच्चों, जो तंत्रिका तंत्र होता है, यहाँ से न्यूरॉन निकलता है, और वो जो न्यूरॉन होता है ना, हमारे सभी ऑर्गन को तो कंट्रोल कर लेता है, इवन टिश्यू को भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सेल तक को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए केंद्र में किसको बैठाया जाता है? प्रधानमंत्री को बैठाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, पूरे इंडिया को, है ना, स्टेट को कंट्रोल कर लेंगे, संभाग को कंट्रोल कर लेंगे, कलेक्टर के द्वारा जिले तक को भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो गांव के वार्ड को कंट्रोल करने के लिए ना, वहाँ पर पंच सरपंच बैठाया जाता है। तब जाकर के वो गांव का एक पंच, पार्षद और ऊपर में PMA दोनों मिलकर पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रख देते हैं। ठीक वैसा ही है कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो पूरे ऑर्गन को, पूरे टिश्यू को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हर एक सेल तक वो नहीं पहुंच पाता, और इसीलिए हर सेल तो को कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसीलिए ऊपर वाला हर एक सेल को कंट्रोल करने के लिए एक लिक्विड हमारे बॉडी में बना करके भेजा है, और वो लिक्विड कहाँ से सीक्रेट होता है? एंडोक्राइन सिस्टम तक। इसलिए मैं याद रखें आप, एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलकर के पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं जी। आपको बहुत मजा आएगा, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा रहेगा टॉपिक। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ने का तरीका पहला रहेगा कि पहले पढ़ेंगे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को, इसके बाद पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को। बातें समझ में आ रहा है? तो पहले क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों। तो हेडिंग डाल लें आप पहला नंबर में, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन SYS TEM, एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी बोलते हैं बच्चों अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। याद रखें आप, एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर के स्टडी करते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर। एक एक डाउट आपका क्लियर करता चलूंगा, आप ईमानदारी से सुनते चलें, अच्छा श्रोता बनना है आपको। ठीक है, सभी गुड इवनिंग। वीडियो बहुत ज़्यादा रुक रहा है, रोशन देख लीजिए परम कैसे वीडियो रुक रहा है। चलिए तो देखें इधर, एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के बात करें बच्चों, तो पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में इसका स्टडी, तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जी मतलब ग्लैंड, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखें, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है ENDO, एंडो CRINO, क्राइनो LOGY,
एंडोक्राइनोलॉजी। तो याद रखें बच्चों, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरा नंबर में, सेकेंड नंबर में, दूसरा नंबर में फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखें, फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखें, इसका जवाब है थॉमस एडिसन। कौन हो जाएगा? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। बड़ा ध्यान समझिएगा, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड थॉमस एडिसन को बोला जाता है, थॉमस एडिसन को बोला जाता है। बच्चों तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में देखो, एक शब्द बार बार आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो पहले मैं उसको समझा देता हूं। एक शब्द होता है ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको ग्रंथि। क्या बोला जाता है? ग्रंथि। ग्रंथि बोला जाता है। तो सवाल उठता है कि भैया ग्रंथि क्या होता है? तो याद रखिए, कोई सा भी ऑर्गन या कोई सा भी सेल जहां से कुछ चीजें सिक्रीट होता है बच्चों। मैं क्या बोला? कोई सा भी ऑर्गन या कोई सा भी सेल, कोई सा भी अंग या कोई सा भी सेल जहां से कुछ चीजें बाहर निकलता है, उसी ऑर्गन को या उसी सेल को हम नाम दे देते हैं ग्लैंड। ग्लैंड। बात समझ में आया? जो कि दो प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। सवाल उठता है कौन कौन सा दो प्रकार का होगा? तो एक का नाम है बच्चों, पहला वाला का नाम है EXO, एक्जो, CRIN, एक्जोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम हो जाएगा? एक्जोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। ग्लैंड जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। याद रखें आप, जो ग्लैंड होता है दो प्रकार का होगा। पहला नंबर में, ध्यान सुनना, याद आ रहा है? आवाज आ रही है? यस पीताम्बर, क्लियर है ना? ठीक है। यूट्यूब में थोड़ा नेटवर्क का इशू था और इसलिए वहाँ से डिस्कनेक्ट किया गया है, और आफ्टर क्लास उसको अपन एक काम करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा था? पहला नंबर में स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरा नंबर में फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड थॉमस एडिसन को बोला जाता है। और बच्चों तीसरा नंबर में एक शब्द बार बार आएगा और वो है ग्लैंड। तो सवाल उठता है ग्लैंड क्या होता है? तो पहली बात तो हिंदी में इसको ग्रंथि बोला जाता है। दूसरा नंबर में कोई सा भी ऑर्गन, आपके सिर से लेकर पैर तक बहुत सारे ऑर्गन हैं, किसी भी ऑर्गन से कुछ चीज़ें बाहर निकलता है तो उसको ग्रंथि बोल देते हैं। जैसे कि स्तन ग्रंथि है ना, यहाँ से दूध निकलता है, उसको स्तन ग्रंथि बोला जाता है। वैसे कि त्वचा में हो जाता है स्वेद ग्रंथि, जहाँ से पसीना निकलता है। जैसे कि लीवर एक प्रकार का पाचक ग्रंथि है, वहाँ से भी बाइल जूस निकलता है। जैसे कि पैंक्रियाज, जैसे कि लार ग्रंथि। बात समझ में आ गया ना? अब दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक का नाम है एक्जोक्राइन ग्लैंड और बच्चों एक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, बात को समझिएगा बड़ा ध्यान से। एक का नाम है एक्जोक्राइन ग्लैंड और एक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए इधर समझिएगा मेरी बात को। मान के चलिए मेरा जो मुट्ठी है ना बच्चों, वो ग्लैंड है, एक ऑर्गन है, और यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर निकलता है। तो क्या मैं इस मुट्ठी को ग्लैंड बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल ग्रंथि बोल सकता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखें आप। अब मान के चलो कि ब्रेन में है, ठीक है ना? सबसे ये मान के चलिए कि ब्रेन में है, मेरे मस्तिष्क में है, और यहाँ पर जो भी मटेरियल फॉर्म हो रहा है, जो भी लिक्विड बन रहा है, उसका रिक्वायरमेंट मेरे पैर को है, मेरे पैर को है। ठीक, तो इस लिक्विड को पैर तक पहुंचेगा कैसे? बात को देखना ध्यान से। मान के चलिए कि इस ग्लैंड में ऐसा एक डक्ट लगा हुआ है, ऐसा एक नली लगा हुआ है, एक डक्ट इसमें पाया हुआ, तो फिर कैसे बनेगा? इसमें मटेरियल फॉर्म होगा, बनेगा इस ग्लैंड में। यहाँ बनने के बाद डक्ट में आएगा पहले, और डक्ट के द्वारा उसे ब्लड में रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे ना, तो इस ग्रंथि में एक नली लगा हुआ है जी, एक पाइप लगा हुआ है। तो अगर ग्रंथि में डक्ट लगा हुआ है ना बच्चों, तो उसे बोलते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है? एक्जोक्राइन ग्लैंड। और इससे सिक्रीट होने वाले मटेरियल को बोलते हैं एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंजाइम। तो एक्जोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक बेसिक बात तो ये समझ में आया कि एक्जोक्राइन जो ग्लैंड होता है, ये डक्ट परजेंट होता है, इसमें डक्ट परजेंट होता है, इसमें डक्ट परजेंट होता है। और दूसरे नंबर पे इसमें जो भी मटेरियल सिक्रीट होता है बच्चों, उसका नाम है एंजाइम। अब मैं अपनी बातें फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं बोला
कि मान लीजिए कि जो मेरा मुट्ठी आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक कोई ऑर्गन है, कोई अंग है, और यहाँ से कोई भी चीज़ अगर सिक्रीट हो रहा है, कोई भी चीज़ बाहर निकल रहा है, तो इसी ऑर्गन को कहा जाता है बच्चों ग्रंथि। और अगर इस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट है, नली पाया जाता है, तो इसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इससे जो मटेरियल सिक्रीट होता है, जो पदार्थ बाहर निकलता है बच्चों, उसको कहते हैं एंजाइम। अब दूसरा नंबर में मान के चलो कि जो मेरा मुट्ठी है ग्लैंड है, ये मेरे ब्रेन में है, और यहाँ पर जो भी मटेरियल फॉर्म हो रहा है, जो भी पदार्थ बन रहा है, उसका रिक्वायरमेंट मेरे पैर में है, तो कैसे पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? इस बार इसमें डक्ट नहीं होगा बच्चों, डक्ट नहीं होगा, डक्ट गायब हो चुका है, इसमें बना और इसको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किया जाएगा, डायरेक्ट इसे ब्लड में छोड़ा जाएगा, और ब्लड के थ्रू बहता 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 मेरे पैरों तक पहुंच जाएगा। तो याद रखें आप, अगर ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट है, डक्ट नहीं है, तो इसे बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और इससे जो मटेरियल सिक्रीट होता है बच्चों, उसे कहा जाता है हार्मोन। क्या बोला जाता है? हार्मोन। तो लिख सकते हैं आप, याद रखें जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट लेस होता है, एब्सेंट लिख दो, डक्ट एब्सेंट होता है, और इससे जो मटेरियल सिक्रीट होता है उसका नाम है HORMONE, हार्मोन बोला जाता है, उसे हार्मोन बोला जाता है, हार्मोन नहीं बोलते ना, हार्मोन बोला जाता है, ठीक है, उसे हार्मोन कहा जाता है। तो फिर से मैं एक बार रिवीजन कराता हूं, प्रॉपर आपका फोकस मेरे तरफ होना चाहिए। मैं क्या बोला? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाता है? सॉरी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड थॉमस एडिसन को बोला जाता है। तीसरा नंबर में ग्लैंड कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। अगर ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट है और एंजाइम सिक्रीट होता है तो उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अगर उसमें डक्ट एब्सेंट है और हार्मोन सिक्रीट हो रहा है बच्चों, तो उसे बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। याद करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पूरा एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब कुल मिलाकर एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ चुके हैं। तो हमको पढ़ना क्या है अगले नंबर में? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। उसको जानने से पहले तीसरा नंबर के पॉइंट में इधर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। कुछ ग्लैंड ऐसा होता है, कुछ ग्लैंड ऐसा होता है जैसे कि पैंक्रियाज, PANCREASE, पैंक्रियाज। याद रखें बच्चों, पैंक्रियाज में दोनों प्रकार का पार्ट होता है, याद रखें आप, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। चूंकि पैंक्रियाज में दोनों होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, और इसीलिए दोनों पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है बच्चों। तो याद रखें, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, दोनों पार्ट होता है इसलिए बोल देते हैं मिश्रित ग्रंथि। अगले नंबर बच्चों, इसके बाद वाले में तीसरा चौथा हो गया, चौथा के बाद 5वां नंबर के पॉइंट में चलते हैं अपन। 5वां नंबर के पॉइंट याद रखें आप, हार्मोन नाम जो है ना, हार्मोन नाम, हार्मोन नेम गिवन बाय स्टार्लिंग, स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन नेम गिवन बाय स्टार्लिंग, हार्मोन नाम जो है ना स्टार्लिंग ने दिया था। और बच्चों अगले नंबर में, इसके बाद वाले में, अगले नंबर में सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है ना, फर्स्ट डिस्कवर, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। याद रखें, नाम याद रख लें आप, क्या होता है आगे चल के बताऊंगा, और उसका नाम है बच्चों सिक्रीटिन। क्या नाम है? सिक्रीटिन। तो याद रखें, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन का नाम है बच्चों सिक्रीटिन। सिक्रीटिन क्या होता है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है, यहां तक सारा पॉइंट आप लोग को याद हो गया होगा। मैं स्टार्टिंग से क्या बताया एक बार रिकॉल करवा देता हूं। पहला नंबर बताया, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड थॉमस एडिसन को बोला जाता है। ग्लैंड 2 प्रकार का होता है, अगर डक्ट प्रेजेंट है और एंजाइम सिक्रीट हो रहा है तो बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और डक्ट एब्सेंट है और हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर एक शब्द आया हार्मोन, याद रखें, हार्मोन नेम गिवन बाय स्टार्लिंग, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या हो जाएगा? सिक्रीटिन। जो हार्मोन होता है ना बच्चों, यहाँ तक याद हो गया, ठीक। तो जो हार्मोन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है,
कहाँ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इंसान का डायग्राम बनाते हैं, उसका एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे। बातें समझ में आया? तो चलिए अगले नंबर में एक डायग्राम बनाते हैं अपन। अगले नंबर में एक डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ बना लें आप लोग। एक आदमी बनाओ, बनाओ। छत की तरफ देख रहे हैं बे, यस बना पाओगे? अच्छा मैं बना रहा हूँ, तुम लोग को मजा आ रहा है देख करके, हंसी आ रहा है ना? खुद बना के देख लो, एलियन जैसे बना दोगे तुम लोग, एलियन जैसा। चलो इसकी आंखें मैं गुलाबी बना देता हूँ, गुलाबी आंखें। ये देखो कितना बेकार दिख रहा है, सिर्फ गाने में अच्छा लगता है गुलाबी आंखें। ठीक है, गुलाबी आंखें बन गए। अच्छा ये बताओ आप, ध्यान से देखना, ये जो क्या है, ये वाला कुछ लोगों का घुटने में होता है वाला। समझ में आ गया क्या है? अबे ब्रेन है, ब्रेन, ब्रेन होता है, ठीक, ब्रेन होता है। देखो आप बात को समझो, ब्रेन हो गया। अब मैं थोड़ा आदमी को आगे बढ़ा देता हूँ ना, पूरा बना देता हूँ। देखना, एक गर्दन हो गया ऐसे, देख रहे हो, खाया पिया आदमी है एकदम भारतीय पुरुष। भारतीय पुरुष, जिम की जरूरत है इसको। जिम की जरूरत, तो याद रखिए भारतीय पुरुष होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हाथ पर मैं काट के अलग कर दिया। क्यों? मजा आ रहा है क्या मेरे को? नहीं, इसमें होता ही नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड होता ही नहीं, इसलिए काट के अलग कर दिया। देखिए अगर आप याद रखें, आप ब्रेन को लेकर के अगर मैं बात करूं ना, तो ब्रेन में यहां पर एक ऐसा सिंपल सा डायग्राम बना दो, ऐसा एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना दो, लंबा सा स्ट्रक्चर बना दो, है ना? बेसिक ही सब बता रहा हूं, अपने को बहुत ज़्यादा एडवांस में जाकर के स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमको जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना जानना। ये जो बच्चों, जो मैं यहाँ पर एक डंडा जैसा स्ट्रक्चर बनाया हूं ना, इसका नाम है, इस वाले का नाम है हाइपोथैलेमस। HYPO, हाइपो, THALAMUS, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, क्या होता है ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। याद रखिए हाइपोथैलेमस के बीचों बीच न बच्चों, यहां पर ऐसा एक डंडा से ऐसा स्ट्रक्चर लटका रहता है। ठीक है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। याद रखिए आप, इसका नाम है PITUATORY, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। ठीक, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। और थोड़ा सा समझने के लिए याद रख लो आप, इधर कॉर्नर में, इस साइड यहाँ पर कॉर्नर में एक और ग्लैंड होता है, एक और ग्लैंड होता है, और उसका नाम है बच्चों पीनियल ग्लैंड। क्या नाम हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। तो इस तरीके से खोपड़ी में 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। कुछ ऐसा जो सीधा सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ पर जो बीचों बीच में जो लटका रहता है, उसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और कॉर्नर में जो बैठ के मुस्कुरा रहा होता है, उसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। तो ब्रेन में 3 नाम बता दिया, हाइपोथैलेमस, आप लोग बैठे बैठे बोलना, पहला नंबर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। याद हो गया? तो ब्रेन में टोटल 3 हो जाएगा। अब आ जाओ, इसे गर्दन में लटक जाओ, आकर के गर्दन में आ जाओ। देखो इसके गर्दन में अंग्रेजी के H आकार का होता है बच्चों, H आकार का होता है थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। तो ये वाला हो जाएगा THYROID, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये हो जाएगा बच्चों थायराइड ग्लैंड। याद रखें थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इसके चारों कॉर्नर में, अगर H आकार का है तो 4 कोना होगा, 1 2 3 4 कॉर्नर होगा, और चारों कॉर्नर में चढ़ के नाचते रहता है, नाम उसका पैराथायराइड। तो थायराइड के ऊपर कौन होता है? पैराथायराइड। तो ये वाला हो जाएगा बच्चों पैराथायराइड। स्पेलिंग है PARA, पैरा, THYROID, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो याद रखिए ब्रेन में टोटल 3, गर्दन में 2, याद हो गया? टोटल 5 याद हुआ। ब्रेन में टोटल 3 कौन कौन से थे बोलो तो? हाइपोथैलेमस,
पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। गर्दन में 2, थायराइड के ऊपर पैराथायराइड। अब आ जाओ, इसके बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, कलर से नहीं तो स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे आप। ठीक है, समझ में आया? बोर्ड में बना दिल और दिल के पार जाती तीर। ठीक, चलो तो याद रखें, जो जुबान से हम बोलते हैं, जो खामोशी निकलता है नहीं से निकलता है। और जो खामोशी नहीं समझ सकता वो हमारे अल्फाज क्या समझेंगे। ठीक, चलो आगे देखो। तो याद रखो आप, हार्ट के जस्ट बगल में, अब हार्ट नहीं होता है, हार्ट के जस्ट बगल में ना, यहाँ पर समझ लेना बात, हार्ट के बगल में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है थाइमस ग्लैंड, थाइमस, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। एकदम एडजेक्ट इसका लोकेशन याद नहीं रखना है, एडजेक्ट में जाओगे तो डीप हो जाएगा, फिर तो वहां पर आपको सरफेस ही बताना पड़ेगा कि कौन से सरफेस में है, कहां पर, एकदम प्रॉपर। वैसा नहीं, हार्ट के पास कौन होता है एग्जाम में पूछा जाए तो कौन होता है? थाइमस ग्लैंड। याद रखें, हार्ट के बाद कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर याद आ रहा है आप लोग को? उल्टा बना दिया क्या है ना? देखो कहाँ गया, हाँ इधर देखो आप, ठीक है, ए सेक्शन में। तो इस साइड होता है बच्चों, इधर होता है हमारा, इस वाले साइड, लेफ्ट साइड में, है ना? यहां पर हो गया, ठीक है। यहां पर ए हो जाएगा स्टमक, और यही इस स्टमक में कनेक्ट होता है डिओडिनम। याद करना, ये तो एस फॉर स्टमक हो गया, स्टमक कौन कनेक्ट होता है? डिओडिनम। और डिओडिनम के यहां पर एक लंबी ग्रंथि आकर के ओपन होता है, और बच्चों इसका नाम है PANCREAS, पैंक्रियाज, अग्नाशय बोला जाता है। तो अच्छे से याद रख लेना, ये तो स्टमक हो गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डिओडिनम कनेक्ट होता है। और मैं आप लोगों को बताया था पहले कि जो डिओडिनम होता है बच्चों, वहाँ पर 2 ग्लैंड ओपन होता है, एक तो लीवर अपना बाइल जूस सिक्रीट करता है, और एक पैंक्रियाज अपना पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू रिलीज करते थे, कुछ याद आ रहा हो तो। लेकिन हमको लीवर नहीं पढ़ना, क्योंकि वो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड था, है ना? तो पैंक्रियाज हो गया, यहाँ तक याद हुआ। अब अगले नंबर में ऐसा डायग्राम कुछ याद करो, एक किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, किडनी। और याद रखिए, किडनी के सर पे चढ़ के कौन नाचते रहता था बोलो तो? एड्रिनल ग्लैंड। कौन नाचते रहता था? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हो जाएगा बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। याद रखें आप, ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। यहां तक मेल और फीमेल दोनों में बच्चों समान होता है। देखो लाइन खींच दिया, यहां तक मेल और फीमेल दोनों में समान होता है, बिल्कुल समान। जितना महिला में होगा उतना ही पुरुष में होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग रिकॉल करवा दीजिए, मेरे को याद करा दीजिए एक बार। देखो ब्रेन में टोटल 3 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अटैच था पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉर्नर में पीनियल ग्लैंड। तो ब्रेन में टोटल 3, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। गर्दन में 2, थायराइड और पैराथायराइड। दिल के पास 1, नाम क्या था? थाइमस। तो वैसे ही डिओडिनम के पास 1, नाम क्या था? पैंक्रियाज। किडनी के ऊपर 2, एड्रिनल ग्लैंड। याद रखें आप, यहां तक मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं जी। इसके बाद मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में याद रखें अलग क्या पाया जाता है, तो ऐसा कुछ कोमा जैसा स्ट्रक्चर बना दो और नाम दे दीजिए इसका टेस्टिस, है ना? TES, टेस्टिस। ब्रिसड बोलते हैं, ओनली प्रेजेंट इन मेल, ठीक। टेस्टिस ब्रिसड बोला जाता है। क्या होता है आगे चल के पूरा स्टडी करेंगे। और याद रखें आप, 2 गोला गोला सर्कल बना दो, दोनों को ऐसे लाइन से कनेक्ट कर दो आप, और उसका नाम दे दो आप, उसका नाम दे दो ओवरी, OVARY। और इसका नाम है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं
अंडाशय, ओवरी को अंडाशय बोला जाता है, और ओनली फाउंड इन फीमेल बॉडी, सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। तो इस तरीके से अब आप लोग को नाम और उसका लोकेशन पता चला होगा, उसका पोजीशन पता चला होगा, ये कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो कितने हैं संख्या में, कहाँ पर पाए जाते हैं, मेल में कौन होता है, फीमेल में होता है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार अपन रिकॉल कराते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार बताइएगा, ब्रेन में टोटल कितने होंगे, 3, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। गर्दन में टोटल 2, थायराइड और पैराथायराइड। हार्ट के पास 1, नाम क्या है, थाइमस। डिओडिनम के पास 1, नाम क्या है, पैंक्रियाज। किडनी के ऊपर 2, नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। यहां तक मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते। इसके अलावा मेल में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी। बात समझ में आया? एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला नंबर में पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट नंबर में नाम उसका बीच वाला पढ़ेंगे, नाम उसका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हेडिंग डाल लें आप लोग, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि याद रखिए, पहला नंबर में होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों पहली बात, जो पीयूष ग्रंथि होता है ना, वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चों। हमारे शरीर का सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। दूसरा नंबर का बात, सेकेंड नंबर का बात, दूसरा नंबर का बात याद रखिए, पीयूष ग्रंथि को ना बच्चों, है ना, इसके अगर मैं वजन को लेकर के बात करूं, वेट को लेकर के बात करूं, तो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है बच्चों 5 से 6 ग्राम, सॉरी 4 से 5 ग्राम। मेल में होता है 4 से 5 ग्राम, जबकि फीमेल में होता है 5 से 6 ग्राम। सिर्फ 1 ग्राम ज्यादा होता है महिलाओं में 1 ग्राम का फर्क है बस, ठीक। तो मेल में होता है 4 से 5 ग्राम, महिलाओं में होता है 5 से 6 ग्राम। दूसरा के बाद बच्चों, तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में याद रखें आप, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, इसका जवाब वक्त देगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब सिर्फ वक्त देता है, बात समझ में? तो कुछ ही समय बाद आपको समझ में आएगा इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है बच्चों, क्यों बोला जाता है, बातें समझ में आया, ठीक। तीसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा के बाद बच्चों चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर में चलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पीजी लिख दिया है ना शॉर्ट में लिख रहा हूं पीजी। मास्टर ग्लैंड होता है, प्रमुख ग्लैंड होता है, इसी से बहुत सारे पार्ट होंगे, बहुत सारे हार्मोन निकले। तो याद रखिए, जो पीयूष ग्रंथि होता है बच्चों, इसके 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट। मैं थोड़ा डीप पे बता रहा हूं ताकि प्री, व्यापम, ऊपर से मेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 पार्ट होता है बच्चों। एक का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, ADENO, एडिनो, HYPO, हाइपो, PHYSIS, एडिनो हाइपोफाइसिस। और बच्चों दूसरा वाला का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस, NEURO, न्यूरो, HYPO, हाइपो, PHYSIS। तो याद रखिए 2 प्रकार का होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बच्चों, तो दोनों के नाम के पीछे लगा है हाइपोफाइसिस। क्या लगा हुआ है, हाइपोफाइसिस। और इसीलिए बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। इसीलिए अन्य नाम लिख देता हूं बच्चों, यहां पर अन्य नाम लिख दे रहा हूं मैं, अदर नेम लिख दे रहा हूं, हाइपोफाइसिस, HYPO, हाइपो, PHYSIS, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, CEREBRI, सेरेब्राई। तो याद रखें आप बच्चों, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहा जाता है। सिर्फ नाम की वजह से मेंस के बहुत सारे बच्चों का कुछ नंबर कम हो गया था। कैसे? 2018-19 में ना, उसे मेंस जब पढ़ाता था
तो मैं क्लास में कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला था इस बात को कि नाम के पीछे बच्चों हाइपोफाइसिस लगा है, इसलिए हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। और एग्जाम में पूछ लिया कि हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के कार्य बताएं, और सब लोग क्या नाम जानते थे, पीयूष ग्रंथि नाम जानते थे, ये नाम किसी को पता था नहीं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन छोड़ करके सभी लोग आ गए थे, ठीक है। इसलिए अपने को डीप स्टडी कर ही लेना चाहिए एक बार। तो याद रखें दो पार्ट हो जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद रखें बच्चों एडिनो हाइपोफाइसिस के फिर से दो पार्ट हो जाएगा, परेशान मत होना भाई। देखो नॉलेज जितना रहेगा ना हमारे पास उतना ही अच्छा है, ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है जी। और आपका पेपर देख ही ले रहे हो, मेंस वगैरह कैसा एग्जाम में पूछ रहा है ना। तो दो पार्ट हो जाएगा, एक का नाम है बच्चों पार्स डिस्टेलिस। क्या नाम है? पार्स डिस्टेलिस। मैं इंग्लिश को हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश को हिंदी में लिख करके दे देता हूं, पार्स डिस्टेलिस। और दूसरा का नाम है बच्चों पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। तो याद रखिए पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक। याद रखें अब शुद्ध कॉमन इंग्लिश में या कॉमन हिंदी में आपको नाम बता रहा हूं, इसी पार्स डिस्टेलिस का नॉर्मल नाम होता है अग्र पीयूष ग्रंथि। अब समझ में आ गया होगा आपको अब लगा हो गया, अब काम का चीज आया है। अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। तो याद रखें आप इसका नाम हो जाएगा अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक। और पार्स इंटरमीडिया को बच्चों बोलते हैं मध्य पीयूष ग्रंथि। इंटरमीडिया, मीडिया मैंने मध्य में, मध्य पीयूष ग्रंथि। तो अग्र पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि। याद रखें बच्चों अग्र हो चुका है, मध्य हो चुका है, तो बचा क्या? पश्च। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम क्या बोल देते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो याद रखें आप पोस्टेरियर बोला जाता है, इसको बोलेंगे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉर्मल इंग्लिश में एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलेंगे मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड या मेडाइबल पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे, और इसको बोला जाएगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मोटा मोटी बोला जाए तो पीयूष ग्रंथि का तीन पार्ट हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। याद रखें बच्चों जो अग्र पीयूष ग्रंथि होता है ना, यहां से टोटल 5 हार्मोन निकलता है, टोटल 5 हार्मोन सिक्रीट होता है। मध्य पीयूष ग्रंथि से 1 हार्मोन सिक्रीट होगा, जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन सिक्रीट होगा, 2 हार्मोन सिक्रीट होगा, 2 हार्मोन सिक्रीट होगा। तो याद रखें अग्र पीयूष ग्रंथि से टोटल 5, मध्य से 1 और पश्च से 2 हो जाएगा। अब कौन कौन सा होता है पहले शॉर्ट में याद करने की कोशिश करो इसको आप, शॉर्ट में, फिर इसको अपन अलग से डिटेल में देखेंगे। तो पहला हार्मोन का नाम है बच्चों जीएच, जीएच ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। तो पहला हार्मोन का नाम हो जाएगा जीएच, ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। इसको बोलते हैं जीएच या एसटीएच बोला जाता है। तो पहला हार्मोन का नाम हो जाएगा जीएच या एसटीएच हो जाएगा। क्या होता है सब डिटेल में देखेंगे, पहले शॉर्ट में आ जाओ जीएच। दूसरा नंबर में, सेकेंड नंबर में टीएसएच, टीएसएच। तो पहला हो जाएगा जीएच, दूसरा नंबर में हो जाएगा टीएसएच, और बच्चों तीसरा नंबर में होगा, थर्ड नंबर में एसीटीएच। अजीब नाम है ना, सब याद हो जाएगा। तो पहला नंबर में जीएच या एसटीएच, दूसरा में टीएसएच, तीसरा एसीटीएच। और बोले तो जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, 3 तो ऐसे याद हो गए। चौथा नंबर में होगा बच्चों, फोर्थ नंबर में पीआरएल। क्या होता है सब बताऊंगा, बट एग्जाम में शॉर्ट में ही लिख करके दे देता है पीआरएल, पीआरएल। और बच्चों 5वां नंबर में होगा, 5th नंबर में होगा जीटीएच, जीटीएच है ना, शॉर्ट बोलेंगे जीटीएच। और ये जो जीटीएच होता है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा 2 प्रकार का? एलएच और दूसरा एफएसएच। तो जीटीएच फिर से 2 प्रकार का होगा, एलएच और एफएसएच। हालत खराब कर रहा है ना, याद हो जाएगा। तो टोटल 5 हार्मोन हो जाएगा, जीएच या एसटीएच, दूसरा टीएसएच, एसीटीएच, फिर पीआरएल, फिर जीटीएच। जीटीएच 2 प्रकार का, एलएच और एफएसएच।
और याद है अगले नंबर में पार्स इंटरमीडिया। याद रखिए जो बच्चों पार्स इंटरमीडिया मध्य पीयूष ग्रंथि होता है, यहां से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है और उसका नाम है MSH। एक हार्मोन निकलता है MSH। और बच्चों अगले नंबर में पश्च पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन सिक्रीट होता है। पहले वाला का नाम है, फर्स्ट वाला का नाम है OT, है ना, पूरा नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और बच्चों दूसरा वाला का नाम है ADH। क्या होता है अभी कंटिन्यू देखेंगे अभी चीज। तो याद रखें जो पीयूष ग्रंथि होता है बच्चों, उसका दो पार्ट होता है, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनो का दो पार्ट, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो के एक पार्ट हो जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस अपने आप में एक पार्ट हो जाएगा। एडेनोहाइपोफाइसिस के फिर से जो दो पार्ट था, है ना, पार्स डिस्टेलिस इसको नॉर्मल बोलेंगे अग्र पीयूष ग्रंथि, पार्स इंटरमीडिया को बोलेंगे मध्य पीयूष ग्रंथि, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोला जाएगा पश्च पीयूष ग्रंथि। याद रखें बच्चों अग्र पीयूष ग्रंथि से 5 हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन कौन सा? GH, TSH, ACTH, PRL, GTH। GTH दो प्रकार का, LH और FSH। याद हुआ? और मध्य पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन सिक्रीट होता है MSH, और पश्च पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन सिक्रीट होता है बच्चों। एक का नाम है, पहला वाला का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरा का नाम है ADH। हमारा काम क्या रहेगा? एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ना, एक एक हार्मोन। तो सिस्टमेटिक अपन चलते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है मैं पूरा कंप्लीट करता जाऊंगा। इसको पढ़ने के बाद पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा व्यापम, अदर एग्जाम सारा कवर हो जाएगा बच्चों। तो हेडिंग डालने आप पहला नंबर में GH या पहला पार्स डिस्टेलिस अग्र पीयूष ग्रंथि हेडिंग डालो, उसके अंदर में लिखो आप पहला नंबर लिखो। तो पहला हेडिंग डालने आप फर्स्ट नंबर में अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। और बच्चों अग्र पीयूष ग्रंथि में फर्स्ट नंबर में आएगा, पहला नंबर में ग्रोथ हार्मोन GH। याद रखें बच्चों ग्रोथ हार्मोन जो GH होता है ना, इसका पूरा नाम होता है, ठीक, इसको दो नाम से जाना जाता है, GH या STH। तो पहले देखेंगे अपन पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम होगा बच्चों वो हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। G मतलब GROWTH, ग्रोथ, HORMONE, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन समझ में आ रहा है? यस पीतांबर, क्लियर है? देखिए ग्रोथ हार्मोन, या एक और नाम है STH। S मतलब सोमेटो, T मतलब ट्रोपिक, और H मतलब हार्मोन। तो याद रखें बच्चों STH का पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। आप हिंदी में ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। याद रखें इतना लंबा नाम है, इसको लेते लेते ट्रेन छूट जाएगा, बात समझ में आए? इसलिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। क्या बोला जाता है? या इसको बोल देते हैं, लिख देता हूं मैं, सोमेटोट्रोपिन बोला जाता है बच्चों। इसको ब्रीफ करके बोला जाता है सोमेटोट्रोपिन बोला जाता है, सोमेटोट्रोपिन। याद रखिए ट्रोपिक वर्ड कहीं पर भी आ जाए, अब कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है। मैं बोला ट्रोपिक वर्ड कहीं पर भी आ जाए, एक मेडिकल टर्म होता है जी ट्रोपिक। इसका मतलब होता है कि वो किसी एक ग्लैंड से सिक्रीट होता होगा और कहीं और जाके काम करता होगा, किसी दूसरे ग्लैंड या किसी दूसरे ऑर्गन पर जाकर काम करता होगा। तो याद रखें आप, किसी भी हार्मोन अगर ट्रोपिक वर्ड आ गया तो समझ जाना वो सिक्रीट कहीं और से होता होगा और उसका टारगेट प्लेस कहीं और होता होगा, वो काम कहीं और करता होगा। तो ऐसे हार्मोन में हमेशा ट्रोपिक वर्ड लिख करके आता है। बात समझ में आया? अभी बताऊंगा। तो याद रखें आप, यहां पर ध्यान देखोगे तो ट्रोपिक लिखा है, मतलब सिक्रीट कहीं और से होता होगा और काम कहीं और करता होगा। तो सिक्रीट कहां से होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से। कहां से सिक्रीट होता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से। कहां काम करता है? ये ट्रोपिक के जस्ट आगे वाला शब्द बताता है, सोमेटो। सोमेटो मतलब होता है सोमेटोसाइट, कायिक कोशिका। हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है ना,
सिर से लेकर पैर तक के जनन कोशिका को, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ दो, जो टेस्टिस और ओवरी में होता है उसको छोड़ दिया जाए ना, तो सारा हाथ वाला, पैर वाला, पीठ वाला जितना भी सेल है सब के सब सोमेटोसाइट कहलाता है। अब ये सब सेल में काम करता है जी, और ये सब जब सेल में काम करेगा, सेल डिवीजन को बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इंसान की हाइट बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या पड़ गया? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो देखो आप, ट्रोपिक वर्ड आ गया, मतलब निकलता कहीं और से और काम कहीं और करता है। तो गजब का काम करता है पीयूष ग्रंथि। बच्चों देखो आप, जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारे लंबाई को कंट्रोल कर रहा है, एक दूसरे सेल को, दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है जी। इसीलिए तो इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर का मतलब ही क्या होता है? कंट्रोल करना। मास्टर माने टीचर, टीचर क्या करते हैं? बच्चों को कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आया? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो याद रखिए आप, एक एक चीज को तोड़ करके बता रहा हूं। सेकंड नंबर में बच्चों इसके फंक्शन को लेकर के बात करेंगे, इसके कार्य को लेकर के बात करेंगे। ग्रोथ माने क्या होता है? वृद्धि, लंबाई को बढ़ाता है। तो याद रखें आप, ये हमारे शरीर की लंबाई को इंक्रीज करता है, ये हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाता है, ये हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक, याद रखें। अगले नंबर में, इसके बाद वाले में प्रभाव देखेंगे बच्चों। अगले नंबर में इसका प्रभाव, मैं अलग पेज में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि थोड़ा डिटेल में देखना है, इसकी इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्रभाव देखना है। तो इसके प्रभाव दो हो जाएंगे बच्चों। पहला नंबर में इसके कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव, इंग्लिश में कहेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन, अल्प श्रवण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन। और एक होगा बच्चों अधिकता का प्रभाव, एक होगा अधिकता का प्रभाव, एक होगा बच्चों अधिकता का प्रभाव। तो कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। तो आप सोचिए एक बार, जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। तो आप खुद ही सोच लो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक कम हो जाएगा तो लंबाई कम हो जाएगा, और अधिक हो गया तो लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव दो अलग अलग जगह देखने को मिलता है ना? अलग अलग देखेंगे। एक बच्चों में देखेंगे कमी का प्रभाव, एक तो बच्चों में देखेंगे कमी का प्रभाव, चाइल्ड में, और दूसरा इन एडल्ट, वयस्क में देखेंगे, वयस्क में देखेंगे, वयस्क में देखेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, और वयस्क में हो जाए इसकी कमी तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक वही बात हम अधिकता में देखेंगे बच्चों। अगर बच्चों में अधिक हो गया तो इसका प्रभाव क्या रहेगा, और वयस्क में अगर अधिक हो गया तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। बातें समझ में आ रहा है? यस पीताम्बर, अरे यार है कुछ बोलोगे? हाँ ठीक है, तो कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। ठीक, देखिए जरा, याद रखें बच्चों, अगर ये छोटे छोटे बच्चों में अगर कम हो जाए, बच्चों में कम हो जाए तो बच्चे बौने के बौने रह जाते हैं, हो जाता है बौनापन। बौनापन इंग्लिश में कहते हैं DWARFISM, ड्वार्फिज्म। तो याद रखें, ग्रोथ हार्मोन की कमी से बच्चे बौने के बौने रह जाते हैं, जिसे बोला जाता है बौनापन, बौनापन बोला जाता है। सर्कस में भी लोग काम करते हैं, सर्कस जानते हो ना, सर्कस, तो सर्कस में ही बौने काम करते हैं, इनको मिजेट्स बोला जाता है, मिजेट्स। इनका शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है ना, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं किडनी छोटा रह गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो शारीरिक और मानसिक विकास समान रहता है, बस लैंगिक विकास थोड़ा लेट में होता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखें आप, ड्वार्फिज्म हो जाएगा बच्चों में। दूसरा नंबर में वयस्क में अगर कम हो जाएगा, वयस्क में अगर एक कम हो गया, इसी कमी हो गया तो हो जाता है साइमंड डिजीज। क्या हो जाता है? साइमंड, SYMOND, साइमंड डिजीज, साइमंड रोग हो जाता है बच्चों। अगर ये बड़े में कम हो गया, वयस्क में कम हो गया तो साइमंड डिजीज हो जाता है। अब पूछोगे क्या होता है साइमंड डिजीज, तो याद रखें आप, इसमें जवानी में बुढ़ापे का लक्षण आ जाता है, जवानी में बुढ़ापे का लक्षण आ जाता है। दिखने में बूढ़े रहते हैं लेकिन अंदर से जवान रहते हैं, जवानी में बुढ़ापे का लक्षण। बात समझ में आया? जवानी में
बुढ़ापे का लक्षण। तो याद रखें इसी कमी से बच्चों में बौनापन हो जाता है और वयस्क में साइमन डिजीज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर ये अधिक हो गया, इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन, अगर ये जरूरत से ज्यादा निकलने लगा तो बच्चे बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, 6.5 7 फीट 7.5 फीट। अब देखो कि दुनिया में 1-2 बच्चे इस टाइप से रहते हैं, भयंकर लंबे। तो याद रखें आप, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और इसको बोला जाता है ना, इंग्लिश बोलते हैं गिगेटिज्म, GIGANTISM, गिगेटिज्म। और हिंदी में कहते हैं अतिकाय। अतिकाय, अति माने अत्याधिक और काया माने शरीर, शरीर का बहुत ज्यादा लंबा हो जाना। अतिकाय, अति माने अत्याधिक और काया माने शरीर। नहीं बोलते हैं कि बुढ़ापा में काया और माया दोनों साथ छोड़ देता है, तो वही काया है। तो याद रखो गिगेटिज्म बोलते हैं, बच्चे एकदम खीरा ककड़ी टाइप से लंबे हो जाते हैं, भयंकर लंबे हो जाते हैं, हाथ ऐसे ऊपर करेंगे तो आसमान में छेद कर देंगे, इतने लंबे 7.5 फीट के। बात समझ में आया? तो याद रखें आप गिगेटिज्म। वयस्क को लेकर के बात किया जाए तो वयस्क में इसके अत्याधिक सिक्रीशन से हो जाता है एक्रोमेगेली, ACRO, एक्रो MAGALY, एक्रोमेगेली। बच्चों याद रखें आप, एक्रोमेगेली को तोड़ के बता रहा हूं ना, एक्रो माने होता है इन फ्रंट, एक्रो माने होता है इन फ्रंट, और मैगेली मतलब होता है बच्चों इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट माने फ्रंट का इनलार्ज हो जाना, मतलब चेहरे का इनलार्ज हो जाना, चेहरा एकदम इसमें कुरूप हो जाता है, इधर वाला गाल इधर प्लेटफॉर्म की तरह जाता है, इधर वाला इधर जाता है, भयंकर बड़े बड़े गाल हो जाएंगे, ये वाला तो पकड़ के लटक जाओगे, इतना भारी होता है। बात समझ में आया? तो याद रखिए इसके अत्याधिक इस तरह और श्रवण से वयस्क में एक्रोमेगेली हो जाता है बच्चों। इसको हिंदी में कहते हैं भीमकाय। क्या बोलते हैं? भीमकाय। भीम मने महाभारत का भीम और काया मने शरीर, महाभारत के भीम जैसा शरीर हो जाता है। आपको पता है ना महाभारत के भीम हाथी को उठा करके फेंके थे, ग्रेविटेशन पार कर गया था, स्केप वेलोसिटी से, पलायन वेग से, ऐसा वेग जिससे फेंका जाता सामान दोबारा वो चीज धरती पर वापस नहीं आता। यार तो याद रखो आप, भीम काय, महाभारत के भीम जैसा शरीर हो जाएगा, नाम पड़ेगा एक्रोमेगेली। तो अगर आप एक चीज ध्यान से अगर नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी प्रभाव होता है और इसके अधिकता से भी प्रभाव होता है। कमी से भी बीमारी हो जाता है और अधिकता भी हानिकारक होता है। इसलिए तो कहते हैं कि हार्मोन कम हो जाए तो भी समस्या, अधिक हो जाए तो भी समस्या। तो सवाल उठता है कि हार्मोन को फिर कैसे बैलेंस करें? दुनिया में एक ही इसका अच्छा उपाय है, एक्सरसाइज, योगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हार्मोन न तो कम होगा न तो ज़्यादा होगा। बात समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखें ग्रोथ हार्मोन की प्रभाव है ना, इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन, कमी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन, अधिकता का प्रभाव। कमी से बच्चों में अलग प्रभाव होता है, वयस्क में अलग प्रभाव होता है। अधिकता से बच्चों में अलग प्रभाव होता है और वयस्क में अलग प्रभाव होता है। इसकी कमी से बच्चे बौने के बौने रह जाते हैं, इतने छोटे से रहते हैं, वो पैर के बीच से निकल जाते हैं, याद है ना? ठीक है, पैर के बीच से, सर्कस वर्कस में इसको बोला जाता है ड्वार्फिज्म। याद रखना, इंग्लिश वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू यहाँ पर, इंग्लिश वर्ड, वरना बौना तो कुछ भी चीज से हो जाते हैं, अनुवांशिक तरीके से बौने हो जाते हैं लोग। माँ बाप बौने तो लड़का भी बौना, खाना पीना नहीं मिल रहा है तो बौना। अरे बात समझ में आया? ज्योग्राफी की वजह से बौने हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की वजह से बौना हो रहा है तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। बात समझ में आ रहा है? इसकी अधिकता से साइमंड डिजीज हो जाता है, जवानी में बुढ़ापे का लक्षण। देखने में बूढ़े रहेंगे लेकिन अंदर से जवान रहेंगे, 22 से 23 साल में झूल जाता है, पूरा झुर्री आ जाता है। बात समझ में आया? और इसकी अधिकता से ना बच्चे एकदम से लंबे हो जाते हैं, भयंकर टाइप से लंबे हो जाते हैं। इसको बोला जाता है गिगेटिज्म। अति काय, अति मने अत्याधिक और काया मने शरीर, शरीर बहुत लंबा हो जाता है। वयस्क में अगर अधिक हो जाए इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। एक्रो मने इन फ्रंट, फ्रंट मने चेहरा, और मैगेली मने इनलार्जमेंट, चेहरा का इनलार्ज होना, चेहरा कुरूप हो जाएगा, गोरिल्ला जैसे दिखोगे आप। बात समझ में आ रहा है? गोरिल्ला टाइप से लोगे आप, देख के बच्चे डर जाएंगे। हॉरर मूवी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इनकी शकल में ही डरावनापन छुपा हुआ है। एक्रोमेगेली, भीम काय, महाभारत के भीम जैसा शरीर हो जाता है। समझ में आया कुछ कहानी? खली का नाम सुने होंगे आप लोग, वो WW वाले है ना, खली। पता है खली को ना बचपन से रोग था बच्चों,
बचपन से रोग था। वो जो छोटे थे ना तभी उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा था, तो छोटे में हो गया वो गिगेटिज्म, और जब बड़े हुए तब पर भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा था तो हो गया एक्रोमेगेली। इसलिए उनका हाइट भी बहुत ज्यादा और चेहरा भी कुरूप है। तो अभी देख लेना उनका लंबाई भी बहुत ज्यादा है और शरीर भी एकदम भयंकर है। गाल वाल देखो सामने से देखना तो लगेगा कि हाँ यार कौन इंसान है, बात समझ में आया? अलग ही चेहरा है, दोनों तरफ से फैला हुआ। हवाई जहाज में जाते हैं तो 2 ठो सीट अकेला बुक कराते हैं, आधा इधर बैठते हैं आधा उधर बैठते हैं, बात समझ में आया? 1 ठो सीट में काम नहीं चलता है, ठीक है? इतना खतरनाक। लेकिन सोच के देखो आप, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी बीमारी को खेल में बदल दिए जी, आज पूरी दुनिया उनको जानता है ना? तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन की दुनिया यहाँ पर बच्चों पूरी तरह से हो जाता है खत्म। ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा नंबर में TSH हेडिंग डाल लें आप, दूसरा नंबर में TSH। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, रात हो जा रही, बगोगे तुम लोग, खाना खाने का टाइम हो गया। ठीक है, साउंड वगैरह क्लियर है? यस पीताम्बर, क्लियर है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वाले में अगला हार्मोन का नाम देखते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्या होगा? TSH। बच्चों पूरा नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। T मतलब होता है थायरो, THYRO, थायरो। थारो मत लिख देना थायरो, थायरो। T मतलब बच्चों, सॉरी T तो है नहीं, S। T मतलब थायरो, S मतलब स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, और H मतलब बार बार मत पूछना, हार्मोन ही होता है। लिखते हार्मोन है, पढ़ते हार्मोन है ना? लिखते हार्मोन, पढ़ते हार्मोन। तो पूरा नाम हो गया थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। जैसे गांव में नहीं रहता है, नाम में उसका सब कुछ छिपा होता है। जैसे कलुआ तो बिना बोले समझ में आ जाता है करिया होगा, बात समझ में आया? लेकिन कुछ कुछ का नाम अजीब रहता है, सरपंच लिख देते, जिंदगी में पंच का चुनाव नहीं लड़ा रहता है वो ऐसा नहीं होता है। तो थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन नामे में काम छुपा हुआ है। देखो इधर आप, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करना बच्चों, प्रेरित करना, प्रेरित करना, कोचकना, एकर बात समझ में? प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना। दूसरा नंबर में हो जाएगा थायरो। थायरो मतलब होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा हार्मोन, मैं क्या बोला? एक ऐसा हार्मोन जो प्रेरित करता है किसको? थायराइड ग्लैंड को। तो ध्यान से देखें आप, TSH हार्मोन बच्चों सिक्रीट कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, और काम कहां पर करता है? थायराइड ग्लैंड में। और इसीलिए तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बोला था ना, इसका जवाब वक्त खुद बेखुद दे देगा। अब समझ में आ रहा है? तो अगले नंबर में इसका फंक्शन लिख लेते हैं बच्चों। अगले नंबर में बात करेंगे काम का, कार्य का। याद रखें कि थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। याद रखें बच्चों, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। TSH के बाद अगले नंबर में ACTH। ठीक, अगले नंबर में क्या पढ़ेंगे? ACTH। तो देखो नाम देख लिए और इसका काम देख लिए। नाम और काम हर जगह इफेक्ट नहीं देखना है, जहां पे जरूरत है जहां वही देखेंगे। दूसरा के बाद तीसरा नंबर में बच्चों, थर्ड नंबर में नाम लिख रहा हूं मैं ACTH। ACTH। अब ये नाम को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग जानकारी देने वाला हूं। देखें आप, देखें, ए बना दिया मैं किडनी। देखा देखा सा लग रहा है? किडनी के सर में कौन चढ़ के नाचते रहता है बोलो तो? ए हो जाएगा AG। AG मतलब एड्रियल ग्लैंड। AG इधर आइए, है ना? पहले का जमाना ही अलग था, कितने प्यार से बोलते थे AG इधर आइए। अब तो बेते में उतर जाते हैं, बताओ। ठीक है, समझ रहे हो? सब समझदार हो तुम। तो लिख लो आप, AG हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। देखो बच्चों,
अगर मैं एजी को लेकर बात करूं, एड्रिनल ग्लैंड को लेकर के बात करूं, तो मैं एक काम किया, इसको उठा करके बाहर पटक दिया, बाहर निकाल दिया। कुछ फील कर पा रहे होगे, ये हो जाएगा, ऐसा है, बाहर निकाल दिया। इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, अंदर झांक के देखोगे ना, तो इसके दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, ठीक। एक आउटर पार्ट हो जाएगा और एक मिडिल पार्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा OUTER, आउटर पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट हो जाएगा बच्चों। जो आउटर पार्ट होता है ना बच्चों, जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। मेडिकल टर्म इसका नाम है कॉर्टेक्स। और जो बीच वाला भाग है बच्चों, इसको बोलते हैं मेडुला, M फॉर मिडिल, M फॉर DULA, मेडुला, मेडुला। तो इसका नाम पड़ा एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग है, तो ए डॉट लगा दिया हमने, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इस मेडुला को बोलेंगे एड्रिनल मेडुला। तो बताइए, जो पीयूष ग्रंथि होता है, गलत बोल दिया मैं, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, एड्रिनल मेडुला। अब इस कहानी को इस्तेमाल करते हैं। यहां पर देखो AC लिखा है, AC का मतलब होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या होगा, A मतलब एड्रिनल और C मने कॉर्टेक्स, है ना ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक। और T मतलब ट्रॉपिक, T मतलब ट्रॉपिक, और H मतलब बार बार मत पूछना वे ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। और इसको प्रॉपर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम पड़ेगा, कॉर्टेक्स ट्रोपिक से क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक नाम पड़ा। तो ये बताओ, ध्यान से देखो आप, इसमें नाम में क्या लिखा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब क्या हुआ, तोड़ के पढ़ो। एड्रिनल मतलब एड्रिनल ग्लैंड AG, कॉर्टेक्स मतलब बच्चों आउटर पार्ट, कोई दिक्कत है क्या। ट्रॉपिक मतलब जो एक जगह से निकले और दूसरे जगह काम करे, और हार्मोन मतलब हार्मोन ही होता है। तो ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट को कंट्रोल करता है बच्चों। मैं बोला ना कि ट्रोपिक लग गया तो कंट्रोल करेगा दूसरे को, किसको कंट्रोल करेगा, ट्रोपिक के सामने वाला शब्द बताते हैं। ट्रोपिक के सामने क्या लिखा है जी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो ACTH हार्मोन होता है ना बच्चों, वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे से निकलता है, बात समझ में आया। और एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट को, कॉर्टेक्स वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया इसको, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया इसको कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो किसको कंट्रोल नहीं करता, और जवाब गया था एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग को, इसको कंट्रोल नहीं करता जी। तो लिख ले आप इसके फंक्शन। मैं बोला ना, नाम में ही क्या छुपा हुआ है काम छुपा हुआ है, ठीक है। तो याद रखो आप, यह एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स, CORT, कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। अबे AG का पूरा नाम लिख लेना ये तो फोन लगा के पूछोगे AG का मतलब क्या होता है, तो सामने से जवाब आएगा AG का मतलब तो आप ही हैं बात समझ में आया। तो AG का मतलब होता है बाहर वाली, न कि अंदर वाली, बात समझ में आया, आउटर पार्ट होता है। तो याद रखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स का मतलब समझ में आया, आउटर पार्ट होता है। तो जो ACTH होता है ना बच्चों, वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग को कंट्रोल करता है, न कि मेडुला कंट्रोल करता है जी। और इस तरीके से यहाँ पर ACTH की भी दुनिया समाप्त हो जाता है। बच्चों आगे चलते हैं, इसके बाद वाले में बात करेंगे PRL। पार्ले मत लिख देना, PR का मतलब PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, या इसको बोलते हैं MTH। क्यों ऐसा नाम पड़ा, सारा कहानी समझ में आएगा। PRL का पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन HORMONE, प्रोलैक्टिन हार्मोन। या MTH का मतलब होगा, M मतलब मेमो, T मतलब ट्रोपिक, हार्ट रे पगली, T माने हार्मोन होगा, और H मतलब हार्मोन।
इसलिए बोलता हूँ कि मेरी बातों को कान से नहीं दिल लगाकर सुने। बात हो जाए तो एमटीएच का मतलब होता है मेमोट्रोपिक हार्मोन। ब्रीफ करके क्या बोलेंगे? मेमोट्रोपिन बोलेंगे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे जी इसको? मेमोट्रोपिन बोल देंगे। तो इसी को ब्रीफ करके एक और नाम पड़ता है मेमोट्रोपिन। अच्छा, ये सब सवाल जब मेंस से पूछता है तो आधे लोग बोलते हैं बहुत टफ आया था। अबे टफ नहीं आया था बे, तुमसे बना ही नहीं। समझ में आया? तुमसे बना ही नहीं, इसलिए टफ लगा तुमसे। मेमोट्रोपिन। अब देखो, हर बार की तरह मैं एक बार फिर वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं बोला कि अगर ट्रॉपिक वर्ड कहीं भी आ जाए तो समझ जाना एक ग्लैंड से सिक्रीट होगा और दूसरे ग्लैंड या दूसरे ऑर्गन पर काम करेगा। तो ट्रॉपिक लग गया ना इस हार्मोन में तो कहीं और से निकलता होगा, कहीं और काम करता होगा। कहां काम करता है इसका जवाब उसके सामने वाला शब्द देता है। सामने कौन है? मेमो। तो मेमो का मतलब बता दो, समझ जाओगे कहां पर काम करता है। मेमो का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड, है ना। स्तन ग्रंथि बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, या दूध ग्रंथि बोला जाता है, मिल्क ग्लैंड बोला जाता है, स्तन ग्रंथि। तो याद रखें आप, एक ऐसा ग्लैंड या एक ऐसा हार्मोन जो निकलता तो पीयूष ग्रंथि से है और कंट्रोल करता है स्तन ग्रंथि को, दूध ग्रंथि को। और इसीलिए तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और स्तन ग्रंथि बोले तो मां, और मां बोले तो ओनली फाउंड इन फीमेल बॉडी। फीमेल में प्रेजेंट होता है बच्चों, मां के शरीर में पाया जाता है, महिलाओं के शरीर में पाया जाता है बच्चों, महिलाओं के शरीर में पाया जाता है। और एक काम क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है बच्चों, दूध का निर्माण करता है। मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क निर्माण लिखा हूं, याद रख लेना, मिल्क निर्माण। तो मिल्क निर्माण का नियंत्रण, ठीक है, याद रखें। आप देखे होंगे घरों में, आप अक्सर देखे होंगे कि जो माँ होती हैं या बहनें होती हैं या कोई भी महिलाएं होती हैं जो घर में, कभी कभी आप सुने होंगे कि उनके शरीर में ना मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। पता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए जिम्मेदार होता है बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाता है ना शरीर में, तो ऐसे कंडीशन में दूध का निर्माण नहीं हो पाता। फिर वही बच्चों को कौन सा, वही डब्बा वाला दूध पिलाते हैं, फिर बच्चा आगे चल के पप्पू निकल जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूरी तरह से हो जाता है बच्चों, खत्म। आगे मैं अभी बहुत सारा बचा हुआ है, मैं कल बताऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है, कल खत्म करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन। मैं पीआरएल लास्ट में जो जीटीसी था ना, जीटीएच था, जीटीएच, तो जीटीएच को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत मजा आएगा। आप इसको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, तो बहुत हार्मोन के बारे में आप जान पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे इसमें। समझ में आया? तो आज ही तक पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।